गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये है +1 हिस्ट्री। चैप्टर का नाम था चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ यूरोप, है ना। और ये कर रहे हैं हम लोग 13th सेंचुरी से 16th सेंचुरी का यूरोप, ठीक है। और जिसमें कि यूरोप में नवयुग स्टार्ट हुआ था। नवयुग क्या? रेनेस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेनेसेंस। जिसमें कि रिलीजियस मूवमेंट बहुत ज्यादा हुई थी, रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है। जिसको कि हम क्या कहते हैं? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो रेनेसेंस का मतलब पूर्ण जागरण, नवयुग, ठीक है। और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मतलब रिलीजियस मूवमेंट बहुत ज्यादा हुई थी। कब? 1300 सीई से लेकर के 1600 सीई तक, ठीक है। बहुत सारी बातें हम जान चुके थे और हमारे पास ये क्वेश्चन था, है ना। हम थ्योरी कर चुके थे और हमारे पास ये क्वेश्चन है, राइट ए केयरफुल अकाउंट ऑफ हाउ द वर्ल्ड अपीयर डिफरेंट टू 17th सेंचुरी यूरोप्स। बोलते बताओ कि 17th सेंचुरी में एक अलग ही यूरोप क्यों नजर आ रहा था। क्या बोला? 17th सेंचुरी में अलग ही यूरोप क्यों नजर आ रहा था। क्लियर है? क्वेश्चन पता लग गया कि 17th सेंचुरी के पहुंचते पहुंचते यूरोप में क्या बदलाव आ चुके थे। इन द 17th सेंचुरी द वर्ल्ड हैड एंटर्ड द मॉडर्न एज। 17th सेंचुरी से पहले मेडिवल पीरियड था और 17th सेंचुरी में यूरोप मॉडर्न एज में आ चुका था। सो इट हैड टेकन ए न्यू शेप। तो इसका मतलब क्या था कि यूरोप ने एक नई शेप ले ली थी पिछले वाले वर्ल्ड से। अब वो बिल्कुल डिफरेंट संसार यूरोप का हो चुका था। कैसे? बोलकर टाउन्स जो थे, टाउन्स पता है ना, टाउन्स जो थे वो टाउन्स वर ग्रोइंग इन मैनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप। ग्रो कर रहे थे, मतलब ग्रो कर रहे थे मतलब वहां के लोग इकोनॉमिकली रिच हो रहे थे। कैसे? समझ आ गई? कल्चरली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली रिच हो रहे थे 17th सेंचुरी में यूरोप के लोग। न्यू डिस्टिंक्ट अर्बन कल्चर, नया ही शहरी कल्चर शहर के लोगों के बीच में आ चुका था और शहर के लोग अपने आप को सिविलाइज्ड समझने लगे थे देन रूरल पीपल्स। टाउन्स पर्टिकुलरली फ्लोरेंस। कौन कौन से टाउन? वेनिस, फ्लोरेंस और रोम। रोम, फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम। मैं पूछूंगी मैंने क्या क्या बताया, कितने पॉइंट हो चुके हैं और कौन कौन से पॉइंट मैंने बताए। तो शहर, कौन कौन से शहर यूरोप के? फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम हैड बिकम सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। बहुत अच्छा आर्ट वहाँ पे डेवलप हो चुका था, लिटरेचर वहाँ पे डेवलप हो चुका था और लोग किंग ने उनको भी पावर दे दी थी क्योंकि वो सिविलाइज हो गए थे। सोचने समझने की शक्ति उनकी बढ़ गई थी, आर्ट को इम्प्रूव करने की एबिलिटी उनकी बढ़ गई थी और लिटरेचर भी वो अच्छा जानने लगे थे। तो वहाँ के किंग ने और चर्च से वो थोड़े आजाद हो चुके थे, मतलब वो आजादी इंजॉय करने लगे थे मॉडर्न सेंचुरी में। आर्टिस्ट एंड राइटर्स वर पैट्रोनाइज्ड बाय द रिच एंड द एरिस्टोक्रेट्स। जो आर्टिस्ट थे और जो राइटर्स थे उनको बहुत अट्रैक्ट करते थे रिच लोग, उनको मतलब आर्टिस्ट को और राइटर्स से अट्रैक्ट होते थे। रिच लोग, एरिस्टोक्रेट पीपल्स होते हैं जो काफी अमीर लोग होते हैं, वो मतलब पसंद करते थे किसको? आर्टिस्ट और राइटर्स को। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, और इस ये जो पीछे मेडिवल पीरियड में इन्वेंशन होगी थी प्रिंटिंग की, इससे बुक्स भी बहुत ज्यादा छपने लग पड़ी थी। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मेड बुक्स एंड प्रिंट्स अवेलेबल, और उससे सभी लोगों को बुक्स मिलने लगी थी जिससे कि वो कल्चरल मतलब बुक्स के थ्रू कल्चर, रिलीजन के बारे में जानने लगे थे और कल्चरली ग्रो करने लगे थे, ठीक है, एजुकेशनली ग्रो करने लगे थे। फिर ए सेंस ऑफ हिस्ट्री डेवलप्ड इन यूरोप, ठीक है, सेंस ऑफ हिस्ट्री डेवलप्ड इन यूरोप। और अपनी हिस्ट्री जानने की जो है वो बुक्स जब सामने आने लगी तो उन्हें अपने यूरोप की हिस्ट्री जानने की इच्छा होने लगी लोगों को। पीपल कॉन्ट्रास्टेड देयर मॉडर्न वर्ल्ड विद द एंशियंट, और वो देखने लगे कि 8th सेंचुरी में, 800 सेंचुरी में वो क्या थे
और वो आज क्या है, कंपेयर करने लगे अपने आप को हिज एंशियंट पीरियड के साथ। मॉडर्न पीरियड के लोग अपने आप को हिस्ट्री पढ़ पढ़ के कंपेयर करने लगे, ठीक है। Religion came to seen as something which each individual should choose for himself, और धर्म ऐसा निकल के आया कि हर इंडिविजुअल अपनी तरीके से चूज कर सकता है कि उसे कौन सा धर्म अडेप्ट करना है। The church's earth-centric belief was overturned by scientists who began to understand the solar system. बोलते ये जो चर्चिस अर्थ सेंट्रिक बिलीफ था वो तब खत्म हो गया जब ये सामने आया कि सोलर सिस्टम भी कोई चीज है, अर्थ कहाँ है, अर्थ के सराउंड क्या क्या घूमता है। जब सारी जानकारी बुक्स के थ्रू सामने आने लगी तो ये बिलीफ भी, चर्च सेंट्रिक बिलीफ भी खत्म हो गया। कहाँ पे? मॉडर्न एज में, यूरोप में। न्यू जियोग्राफिकल नॉलेज ओवरटर्न द यूरोप सेंट्रिक व्यू दैट द मेडिटेरियन सी वाज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। और जियोग्राफिकल नॉलेज जब मिलने लगी तो जो बिलीफ था पहले का कि कोई किसी और नदी को वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कहते थे, लेकिन तब उनको पता लगा ज्योग्राफी की नॉलेज से, बुक्स से, कि मेडिटेरियन सी जो है वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। क्या है सर? बहुत लेट हो एंजल, ठीक है। ये बताओ मैंने क्या क्या बताया। अगले 20 क्वेश्चन करो याद। बोलो बोलो बोलो, थोड़ा थोड़ा तो याद रहा होगा, बोलो। वो एक सेंचुरी पहले क्या थी, मॉडर्न क्या आती थी। हिस्ट्री जानने की इच्छा हुई उनको बुक्स के थ्रू। आर्टिस्ट और आर्टिस्ट को पसंद करने लगे रिच लोग। ठीक है, समझ आ गया ना? याद करके मुझे सुना देना थोड़ी देर में। इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन आपको समझाने जा रही हूँ। व्हाट इज मेंट बाय रेनेसेंस? ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको, नए युग की तरफ जाना मॉडर्न एज में, मतलब नई सोच और नए युग की तरफ, रीबर्थ। रेनेसेंस का मतलब क्या होता है? रीबर्थ। तो इसके अलावा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रीबर्थ के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है रीबर्थ के, कैसे कैसे, मतलब नवयुग आया कहाँ पर? यूरोप में। बताओ वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे आपको पता लगता है कि यूरोप में नवयुग आ गया, रेनेसेंस आ गई, रीबर्थ हो गया। तो पहला है डोमिनेंस ऑफ लॉजिक, मतलब लोग जो है ऐसे ही अंधाधुंध किसी बात पे बिलीव नहीं करने लगे, वो लॉजिकली सोचने लगे। लॉजिक है तो वो उस बात पे काम करते थे, अगर लॉजिक नहीं है तो उस बात पे बिलीव नहीं करते थे। तो कहने लगे रेनेसेंस फ्रीड सोसाइटी बाउंड इन द मेडिवल रिलीजन एंड कस्टमर। बोलते रेनेसेंस रीबर्थ की वजह से, नवयुग की वजह से, जो समाज पहले मेडिवल रिलीजन और कस्टम्स के, पुराने कस्टम्स के ऊपर काम करता था, अब वो प्रमोट करने लगा लॉजिक को, ना कि पुरानी ट्रेडिशनल कस्टम्स को। वो अब प्रमोट किसको करने लगा? लॉजिक्स को। जैसे कि जो एरिस्टोटल था उसने लॉजिक गाइडेड इट, यूनिवर्सिटीज लाइक पेरिस, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज ईटीसी प्रमोटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लॉजिक। बोलते ये जितनी यूनिवर्सिटी थी ये बुक छापती थी, हर बात को लॉजिक के बेस पर बताती थी कि ऐसा है इसलिए है। तो ये आइडियोलॉजी और मतलब यूरोप में डेवलप होने लगे इन बुक्स के थ्रू। नाउ एनीथिंग विच प्रूव्ड राइट, जो राइट प्रूफ हो लॉजिकली, वही यूरोप के लोग एक्सेप्ट करते थे। इज इट ओके? Importance of experiment. According to the Roger Baker, we obtain knowledge through two ways. बोलते इस इंसान के थ्रू हमें जो नॉलेज मिलती है वो दो तरीके से मिल सकती है। या हम किसी के साथ डिस्कशन करें किसी टॉपिक पे तो हमें
नॉलेज मिल सकती है। अदरवाइज एंड थ्रू या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू, खुद ही एक्सपेरिमेंट करते रहो, या फिर मैंने अपनी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस लिया है आप, या मेरी उन बातों से सीख जाओ कि बेटा मैंने ऐसा किया था और आप ऐसा मत करना, मैं इस तरह से सफर की थी ये काम करके, या तो इस बात से आप मान जाओ डिस्कशन करके, या फिर आप वो खुद करके देखो एक्सपेरिमेंटली, तब आपको अकल आए। दो तरीके हैं। तो बट डिस्कशन एंड से क्वेश्चन, पर डिस्कशन के बाद फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह सकता है कि शायद मैम के साथ ऐसा हो, मेरे साथ नहीं होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा माइंड में रह सकता है। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंटली उस काम को करके देखते हो तो सारा डाउट खत्म हो जाता है। तो जब नवयुग स्टार्ट हुआ यूरोप में, तो वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ज्यादा जाने लगे इंस्टेड ऑफ डिस्कशन, नॉलेज लेने लगे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। इतना काफी है इसमें। इसके बाद है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म वाज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ रेनेसेंस। इंसानियत के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, ये ज्यादा डेवलप हुआ कब? जब वो यूरोप जो है 17th सेंचुरी की तरफ जा रहा था उस वक्त। ह्यूमनिज्म स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ मैन की प्रॉब्लम जानना, उनको सॉल्व करना, ह्यूमन लाइफ स्टडी करना, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना, उनकी लाइफ को प्रॉस्पेरिस करना, ये सारा मकसद जो है रेनेसेंस का था यूरोप में उस वक्त। दो तीसरा करवा दो कि रहने दो? चलो एक और कर लो, ये लास्ट है। हाँ, इजी है। Why did the Renaissance emerge only in Italy? यूरोप के कई कंट्रीज थी, लेकिन जो रीबर्थ सही मायने में आया वो इटली में ही आया। क्यों? क्या है क्वेश्चन? कृष्णा, मैं सुनने वाली हूँ आपसे थोड़ी देर में। अब बस जैसे ये खत्म हुआ तुम्हारी बारी आ गई, तो फोकस रखो, ठीक है? तो अरे इसका ये लास्ट पॉइंट रह गया, वर्शिप ऑफ ब्यूटी। ये रेनेसेंस में मेजर कैरेक्टरिस्टिक में हमने डोमिनेंस ऑफ लॉजिकली वो देश इंक्रीज होने लगा था, एक्सपेरिमेंटली बातों को मानने लगा था, और लोगों के लिए समाज के लिए काम करने लगा था, और वर्शिप ऑफ ब्यूटी और पूजा पाठ का मतलब भी वो जानने लगा था। समझ आ गई? इसके बाद था हमारे पास कि ये जो रीबर्थ बेसिकली आई यूरोप में, वो यूरोप की एक कंट्री में ज्यादा दिखी। रेनेसेंस, रीबर्थ, नवयुग इटली में ज्यादा दिखा। तो बताओ उसका क्या कारण था ये, और बताओ क्या क्या कैसे कैसे था इटली में, वो कैसे कैसे आया। तो ये कह रहे हैं इटली वाज ए फेमस ट्रेड सेंटर। एक तो इटली में व्यापार बहुत ज्यादा होता था, और व्यापार ज्यादा होने की वजह से वहां लोग ज्यादा आते थे, बाहर के लोग भी आएंगे, दूसरी कंट्रीज के लोग भी आएंगे, तो नेचुरली उनका कल्चर भी मिक्सअप होगा हमारे इटली के कल्चर के साथ। तो कह रहे हैं इटली वाज फेमस फॉर ट्रेड सेंटर। यूरोप में ट्रेड सेंटर ज्यादातर इटली में होता था। तो ग्रोइंग ट्रेड इन इटली एंड हर प्रोस्पेरिटी स्ट्रेंथन द टेंडेंसी ऑफ द रेनेसेंस। बोलते क्योंकि वहां पे व्यापार बढ़ता जा रहा था इटली में, क्योंकि वो सेंटर ऑफ द व्यापार ट्रेड था, तो इसलिए उसने प्रोस्पेरिटी वो इटली जो है स्ट्रेंथन होती जा रही थी, आगे बढ़ती जाती, और वहां पे ज्यादा टेंडेंसी थी नवयुग की, रीबर्थ ऑफ द यूरोप की। तो टाउन्स लाइक मिलन, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस etc वर सेट अप इन द कंट्री। बोलते इस कंट्री में, इटली में ऐसे ऐसे टाउन सामने आए, और यहाँ पे भी मर्चेंट्स आने लगे। मर्चेंट्स बाल्कन रीजन से भी आते थे, बाल्कन रीजन से, वेस्टर्न एशिया से भी आते थे, और इजिप्ट से भी आते थे, ठीक है, सेंटाइन से भी आते थे। दे वर मेट इरानियन मर्चेंट्स। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे वो इन इरानियन मर्चेंट से भी मिलते थे। ये जो कॉन्टेक्ट थे, इससे क्या होते थे, आइडियाज एक्सचेंज होते थे। तो इससे क्या हुआ, आइडियाज जब इंटरचेंज होने लगे सभी देशों के लोगों के, इटली के लोगों के साथ, तो उनके जो एक्सेप्ट करने की आइडियाज को, और आइडियाज को नए नए आइडियाज जो है उनके दिमाग में भी आने लगे, और इटली जो है प्रॉस्पेरियस और रीबर्थ की तरफ जाने लगी। क्या बोला मैंने, बोलो। Medium, the networks driven by this.
ते पहले तो ये बताओ कि क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है। क्वेश्चन यूरोप के मतलब रीबर्थ थे मतलब ये सारी चीजें हुई थी। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज है, उसमें से इटली में जो है रीबर्थ हुआ था सबसे पहले। कैसे कैसे हुआ था? पहले ये है, दोबारा बता रही हूँ और ये रिपीट करना है दोबारा। इटली वॉज फेमस ट्रेड सेंटर, बोलते क्योंकि वहां पे ट्रेड बहुत ज्यादा होता था, वो सेंटर था यूरोप का ट्रेड, व्यापार का। और व्यापार का ट्रेड होने की वजह से इटली प्रोस्पेरियस होने लगा, अमीर होने लगी इटली। अमीर होने लगी तो वहां पे रीबर्थ की संभावना बढ़ गई, नवयुग की संभावना बढ़ गई। बोलो क्या बोला मैंने? संभावना। अब है टाउन्स, और कितने टाउन्स? ये इटली के टाउन्स है, इटली के टाउन्स कौन कौन से? मिलन, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस, ईटीसी। ये इस कंट्री में अच्छे टाउन, प्रोस्पेरियस टाउन तैयार हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मर्चेंट्स थे ना, अलग अलग देशों के, वो आते थे और आइडियाज एक्सचेंज करते थे। किस किस देश के? बाल्कन्स के, वेस्टर्न एशिया के, इजिप्ट के मर्चेंट्स यहाँ आते थे और उनके आइडियाज जो है वो एक्सचेंज होते थे, जिससे कि उन्होंने उनके आइडियाज एक्सेप्ट किए अच्छे वाले और अपने आप को ग्रो किया। और मोस्ट ऑफ द म्यूजियम, पब्लिक लाइब्रेरीज, थिएटर्स वर सेटअप इन द टाउन। और उनके आइडियाज लेकर के उनके देश में म्यूजियम थे, उनके देश में लाइब्रेरीज थी, उनके देश में थिएटर्स थे, तो इन्होंने भी अपने टाउन में वो बनाना शुरू किए और इस तरह से कल्चरली इटली ग्रो कर गई। फिर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इटली गेव बर्थ टू ए मिडिल क्लास मर्चेंट्स। तो बोलते अब क्या हुआ, अब जैसे जैसे वो अमीर होने लगी, तो जैसे आप अगर बिजनेस कर रहे थे, आप अमीर हो रहे थे, मैंने आपको देखा तो मैंने भी वही काम शुरू कर दिया, फिर ऐसे अगले ने। तो इस तरह से हर इंसान जो है इटली का के मोस्ट ऑफ द टाउन का क्या होने लगा, मिडिल क्लास में आ गया। मतलब ना वो ज्यादा गरीब रहा, ना वो बहुत अमीर था, वो मिडिल क्लास में आ गया। मतलब गरीबी तो खत्म हो गई। तो दिस क्लास डिड नॉट केयर फॉर द पोप। और ये जो क्लास थी, जब इंसान इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, तो किसी का रोब नहीं सहन करता। तो जैसे जैसे ये क्लास ग्रो करती गई, ऊपर उठती गई, वैसे वैसे जो वहाँ के राजा रुजा थे, या जो उनके ऊपर टैक्सेस टुक्सेस लैंडलॉर्ड्स वगैरह डालते थे, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ, रीबर्थ हुई, इटली की रीबर्थ हुई। तो many merchants patronized writers and artists. As a result, writer artists got a chance to freely show their abilities. बोलते जैसे जैसे मर्चेंट्स इस देश में आते गए, दूसरे देश के राइटर्स आते गए, तो उनके देशों की जो राइटर्स थे, तो चलो उसको लास्ट में करो, मैं बताती हूँ, फिर मैं बताती हूँ, मेरे को ये कवर करने दो। तो एज ए रिजल्ट राइटर एंड आर्टिस्ट गॉट ए चांस, तो वो फ्रीली अपनी जो आइडियाज थे, एबिलिटीज थी, वो बुक्स में लिखने, क्योंकि बुक्स छपने लगी तो वो भी अपने देश में बुक्स वगैरह छापने लगे, तो वहाँ के आर्टिस्ट और राइटर्स भी सामने आने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ, एक आर्टिस्ट और राइटर्स की एक नई क्लास वहाँ पे आ गई, जिससे आर्टिस्ट और राइटर्स की रीबर्थ हुई वहाँ पर। तो ये हो गया, आर्टिस्ट, राइटर, मर्चेंट्स की वजह से देश जो है, टाउन्स जो है इटली के, वो प्रॉस्पेरिस होने लगे। इसके बाद है, another reason for the emergence of the Renaissance in the Italy was that it had been the birthplace of the ancient Roman civilization. बोलते और ये सबसे बड़ी इसमें रेनेसेंस का सबसे जो जल्दी बर्थ इसलिए हुआ, रीबर्थ इसलिए आया इटली में, क्योंकि ये पहले से ही जो रोमन सिविलाइजेशन इसमें पहले से ही थी। तो बहुत सारे सेवरल मॉन्यूमेंट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन पहले से ही इटली में थे, और थोड़े और ग्रो करके, किसकी वजह से? मर्चेंट्स की वजह से, राइटर्स की वजह से। हेंस रोमन कल्चर प्रूव सोर्स ऑफ, उससे
पहले ही उसके पास रोमन कल्चर की इंफॉर्मेशन थी, उससे थोड़े से सोर्सेज और इम्प्रूव करके इटली में रेनेसेंस आ गया, रीबर्थ। बोलते रोम वाज द सेंटर ऑफ द होल वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन वर्ल्ड। रोम क्या था? द रोम वाज द सेंटर ऑफ द होल वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन वर्ल्ड। बोलते यहाँ पे क्रिश्चियन ज्यादा थे। हियर द पॉप रिसाइड्स इंस्पायर्ड बाय द फीलिंग ऑफ रेनेसेंस। सम ऑफ द पॉप्स ब्रॉट स्कॉलर्स टू रोम एंड got the Greek manuscript translated into Latin language by them। बोलते यहाँ के जो पोप थे ना, वो ग्रीक से जो स्कॉलर्स लेके आए थे और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स उन्होंने लिखी थी उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके और उसकी मदद से अपने आप को और रेनेसेंस रीबर्थ करने की कोशिश की। पॉलिटिकली इटली वाज ए सुटेबल प्लेस फॉर द रेनेसेंस। बोलते अगर राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इटली को बहुत ज्यादा जरूरत थी नई राजनीति की, इटली को। अलॉन्ग विद द डिक्लाइन ऑफ द होली रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर तो नीचे आ गया, तो बहुत सारी इंडिपेंडेंट सिटीज जो हैं वो अमर्ज होगी, मतलब वो नहीं चाहती थी कि उनके ऊपर कोई राज करे। तो क्या है मोनार्की, मतलब मोनार्की कोई नहीं चाहता था। जैसे जैसे वो ग्रो करते जा रहे थे वो नहीं चाहते थे कि कोई एक, और ना वो चाहते थे उनके ऊपर फ्यूडल सिस्टम हो। फ्यूडल सिस्टम पता है ना, कोई टैक्स वगैरह उनके लैंड पे या उनके कंसिक्वेंटली एक फ्री एटमोस्फेयर जो है शहर में आ गया जब उनके आइडियाज डेवलप होने लगे। इन द मेडिवल एज रिलीजन हैड एन इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन। बोलते जब भी एक एंशिएंट पीरियड था, फिर मेडिवल और फिर मॉडर्न पीरियड। बोलते जब मॉडर्न पीरियड आया तो वो क्या था, मेडिवल पीरियड में कुछ इन्फ्लुएंस था, किस चीज का? रिलीजन का, धर्म का, एजुकेशन के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस था। बट इन इटली एजुकेशन वाज फ्री फ्रॉम द बाउंड्स ऑफ द धर्म के ऊपर की बात। जब एजुकेशन इटली में बढ़ने लगी, बुक्स के सर्कुलेट होने की वजह से वर्ल्ड की बुक्स जब वहां पे बनने लगी, तो धर्म से ऊपर उठ करके वो बात करती थी, जिसने देश में ट्रेड और प्रोफेशन, लर्निंग, ज्योग्राफिकल नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा साइंस, लॉजिक, ये सब कुछ, लेकिन धर्म से ऊपर उठ के वो बात करते थे। जैसे जैसे वहां पे एजुकेशन बढ़ने लगी, साइंस की नॉलेज, एजुकेशन और लॉजिकल थिंकिंग, जियोग्राफिकल नॉलेज जब उन्हें आने लगी, प्रोफेशन कौन सा लेना है कौन सा नहीं, जब ये नॉलेज उनको आने लगी तो वो धर्म से ऊपर उठ के बात करने लगे। फिर इन 1453 CE द तुर्क्स ऑक्युपाइड कॉन्स्टेंटिनोपल। बोलते 1453 में क्या हुआ, तुर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि क्या थी, कैपिटल थी इटली की उस टाइम। तो ये कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द ग्रीक स्कॉलर, आर्टिस्ट एंड मर्चेंट्स एस्केप्ड टू इटालियन टाउन्स। नहीं, कॉन्स्टेंटिनोपल से बहुत सारे इस ईयर में बहुत सारे मर्चेंट्स इटली में चले गए, इटली के टाउन में रहने लगे। दी स्कॉलर आल्सो ब्रॉट विद देम, तो उनके साथ भी बहुत सारे जो ग्रीक के आइडियाज थे वो अपने साथ लेकर के आए और वो टीचिंग्स उन्होंने स्प्रेड की वहां पे। इज इट ओके? और उससे क्या हुई, रेनेसेंस। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज आप यही कर पाओगे, पॉलिटिकल साइंस नहीं कर पाओगे, है ना? ये काफी लेंथी क्वेश्चंस है तीनों ही। ठीक है, चलो फिर। हाँ बोलो अंजन, आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है? लिखा हुआ है कि इसकी कौन सी थ्योरी है, तो उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि फ्लावर कलर है क्वेश्चन नंबर 16। लेकिन पीछे क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, ये वाला है, और उस क्वेश्चन का कोई लेना नहीं, ये यहाँ की बात नहीं है, इस 16 की बात नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल में चले जाओ। कॉन्सेप्शन में तो ये है ना, यहाँ पे नहीं है। ये नहीं, ये क्या, ये 25 है? ये 18 है, ये 16 है।
misprint हो गया शायद। Describe the theory associated with the radius of an atom as it will. प्रोटीन या फिर नाइट्रोजन उसमें डिस्क्रिप्शन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताया हुआ है कठिन। ये है ना क्वेश्चन कि इसका लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है फिर ये हो जाता है। Describe the theory associated with the radius of an atom as it will. हाँ ये 13 है बेटा। हाँ 13 ही है। कंप्लीट कर लेना इसको आज, है ना। ऐसे सिलेबस फिर बुक नहीं खत्म हो पाएगी, है ना। हाँ। बीच में से रिवीजन कब दोगे चैप्टर की? तुम्हारे टेस्ट परसों फॉर श्योर इसका टेस्ट है, फिर तभी मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर पाऊंगी। बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा बेटा, बहुत लेट हो जाएगा। पता है क्यों? आप खुद सोचो, टेस्ट चलो जैसा भी हो एक बार होना चाहिए, ठीक है, हो गया ना। उसके बाद आप ये सोचो कि 3 चैप्टर है, 15 दिन लगते हैं एक चैप्टर को। नहीं ऐसे नहीं करना, ये बहुत कचरा पचरा हो गया। आप एंजल मुझे एक बात बताओ कि आपने आज की ट्यूशन में कितने टेस्ट दिए केमिस्ट्री? एक भी नहीं। कि ऐसे कर करके आपने पिछले 2 चैप्टरों का भी कचरा किया है। तो मुझे एक टेस्ट देना ही देना है परसों, जैसा भी हो परसों आप टेस्ट दो, वो देना ही देना है। थ्योरी आपने थ्योरेटिकल पढ़ना है, रीडिंग करनी है, और ये 40 क्वेश्चन और चैप्टर एट ए ग्लांस, मतलब पीछे जो फैक्ट्स है ये करना ही करना है। फिर इसके बाद आप समझ लो कि मुझे 15 दिन 2 चैप्टर्स के लिए चाहिए। आगे 2 चैप्टर बचे हैं। मतलब 10 डेज तो चाहिए ही। तीन चैप्टर है। अब मुझे 10-20 दिन एटलीस्ट चाहिए खुद को पढ़ाने के लिए चाहिए। उसके बाद आपने लर्निंग करनी है, और 6 तारीख से सितंबर के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैनेजमेंट जरूरी है ना। बुक पूरी आती है फर्स्ट में, फर्स्ट ऐसे में फर्स्ट बुक, सेकंड में दोनों, फाइनल में फिर दोनों। तो जैसा भी दो टेस्ट दो किनारे करके, अपना डरना थोड़ी है, ठीक है। जो आपने किया है वो इनफ है। आपको बस सबसे ज्यादा ये है कि आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, और वो उसके रीजंस, मतलब उसके फैक्टर्स, आयोनाइजेशन एनर्जी उसके फैक्टर, मेटालिक नॉन मेटालिक रिएक्टर उसके फैक्टर, रिएक्टिविटी उसके फैक्टर, और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उसके फैक्टर। अगर आपको ये आते हैं तो बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट कर लो। अरे उनका क्या है यार, उन्होंने 10, 15, 20 हजार का तनख्वाह लेनी है, और उनको नहीं है टेंशन, उन्होंने ऐसे पन्ने पलटने हैं। तभी तो तुम इतनी नॉलेज है। बेटा ये नहीं मैं मान सकती, क्योंकि जितने आज तक हुए हैं +1 के, जितने मैंने अब 22 साल 23 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, हर बार एक बुक आती किसी कोई भी स्कूल हो, एनी स्कूल, फर्स्ट बुक उन्होंने देनी है। उनको कुछ नहीं है। आपने देखा, आपने पिछली बार मुझे बोला कि मैडम मुझे पता है, बायो के केस में आप बोल रहे थे मैडम मुझे पता ही लगा 9th चैप्टर पे पहुंच गए। तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो उनको, आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। डीएनए और आरएनए करवाया आज है, बायोमॉलिक्यूल्स का। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ जब जी सुनाओगे बेटा। कृष्णा आ चलो, वेरी गुड। Distinguish between prokaryotic cell and eukaryotic cell.
क्या किया तुमने इसमें से, किया क्या तुमने यार, क्या याद किया तुमने? अच्छे से कौन सी चीज याद है तुम्हें इसमें से जो मैंने पढ़ाया? मैं क्यों बोलूंगी ये डिस्टिंग्विश बिटवीन, तुमने लिखनी है। मैं तो सीधे बोलूंगी राइट डाउन द डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। हेडिंग भी आपने देनी है, पॉइंट भी आपने देना है। बोलो। cells and cells. First साइज greater than small and second क्या क्या क्या, लार्ज किसका है? large plant. अच्छा, और स्मॉल? Small animal cell. न्यूक्लियर रीजन? Nuclear दूर दूर बैठो आप दोनों, पास में हो तो आज तुम्हारी बातें। हाँ हाँ, न्यूमेरिकल है। एक बात बताओ, आपने 20 क्वेश्चन है, कितने कर लिए आपने याद? सारे हो गए? नहीं नहीं, जो है उसको तो आप जो जो नहीं हो रहा है उसको गोले लगाते जाओ और मुझे बताओ फिर। एक ही है ना सिर्फ, तो फिर एंड में पहले सुना दो मुझे, उसके बाद कर लो जो करना है, समझ लो। हाँ have not nuclear and not has large nuclear. सेंट्रियोल Present. वहां कोई नहीं आएगा तुम्हें ये बताने, इस वाला असिस्टेंट चाहिए तुम्हें। एक साइड का आप बताओ, एक का मैं बताऊं, है? ये साइंटिस्ट ही है यार। बताओ मुझे, रॉबर्ट ब्राउन कौन था? उन्होंने define cell. अच्छा, तो फिर रॉबर्ट हुक कौन था? Cell. अब तुमसे नाम भी याद नहीं हो रहे यार, तुमको क्या याद करवाना है? हैं? खड़े होके याद करो। जल्दी करो, रिवीजन भी करनी है इसके बाद। वहां चले जाओ पीछे, सारा एज इट इज याद करके, और हेडिंग भी तुम ही दोगे। टर्म्स है, लास्ट 6 कौन सी हुई? इधर वो ये हुई 40, फिर 39, फिर 38, फिर 37 कितनी होगी? 4, फिर 36, फिर 39। ये डिवाइड कितना होता है? a प्लस 34 कितना होता है? a प्लस 35, a प्लस b, a प्लस आगे को ऐसे से और ये और d प्लस में आएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो तरह की इलेक्ट्रोड्स होती है ना, एनोड और कैथोड। ठीक है, तो करंट फ्लो करता है जब, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ से वहां फ्लो करने का इलेक्ट्रॉन्स को, उसको वो उनका इलेक्ट्रोड, एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने का, और कैथोड का इलेक्ट्रिसिटी करने का। इस साइड में लिखा है कि इन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 they have a strong tendency to accept other electrons. ये भी तक किस बेस पे दिया है मैं बता रही हूँ। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये दिया है इन्होंने रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर के बेस पर, कि कौन लूज कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। समझो, इलेक्ट्रॉन एक जगह से जाएंगे, एक इलेक्ट्रोड से जाएंगे दूसरी इलेक्ट्रोड की तरफ को, इलेक्ट्रॉन्स कैरी होंगे, तो एक ऑक्सीडाइज होगी और एक रिड्यूस्ड होगी। हाँ, जो आपने कॉन्सेप्ट किया उसके बेस पे लिख सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के बेस पर, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर।
जब जी जल्दी कर लो, मैंने सुनना है आपसे। याद हो गया? एरिया, हाई, बोलो तुम। प्लेट्यू, ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड, above, high above the sea land, ये एरिया ऑफ लैंड हाई अबव द सी लैंड, समझाया ना मैंने। लैंड का वो एरिया जो सी लैंड से थोड़ा हाई होता है उसे प्लेट्यू बोलते हैं। बोलो, ये एरिया ऑफ लैंड हाई अबव द सी लैंड, बोलो। एरिया ऑफ लैंड हाई अबव द सी लैंड, डेजर्ट, स्पेलिंग याद कर लेते, बोलना नहीं आता तो। बैरन, BARREN, बैरन होता है अनफर्टाइल लैंड, अनफर्टाइल जिसमें ज्यादा कुछ उगता नहीं है। एरिया विच इज covered with sand and having very less बारिश, रेनफॉल। राजस्थान जो है वो डेजर्ट एरिया ना, वहाँ पे सैंड ज्यादा है तो वहाँ बहुत कम बारिश होती है। तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, जैसे थार डेजर्ट है, वहाँ पे सैंड ज्यादा होने की वजह से उसे क्या कहते हैं, बैरन एरिया विच इज कवर्ड विद सैंड। बोलो, हैविंग वेरी लेस रेनफॉल। बोलो अब पूरी लाइन बोलो। बैरन एरिया which is covered with sand. Barren area which is covered with sand, having very less rainfall. दोबारा बोलो पूरा। Barren area which is covered with sand, having very less rainfall. और पेरिनियल रिवर्स क्या होती है? पेरिनियल रिवर्स, द रिवर्स दैट फ्लोज Rivers that flows throughout the year throughout the year continuously, continuously. जो पूरा साल बहती रहती हैं। कई नदियां होती है ना वो साल में नहीं बहती क्योंकि वहाँ के एरियाज में बर्फ इतनी ज्यादा नहीं पड़ती तो वो सूख जाती हैं साल में। जो पूरा साल बहती रहती हैं उन नदियों को हम पेरिनियल रिवर्स कहते हैं, जो पूरा साल बहती हैं। बोलो, द रिवर्स दैट फ्लोज थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूसली। The rivers that flows throughout the year continuously, रुकती नहीं है। बोलो अब, बोलो। पेरिनियल रिवर्स, the rivers that flows continuously throughout the year continuously। throughout the year. हाँ, स्पेलिंग भी याद करो साथ में, जल्दी करो। चल अब तीनों सुनाने आना मुझे, तुम्हारे पास 10 मिनट है। हाँ हाँ, वो भी तो समझाया, वो किया तुमने। शिवालिक,
शिवालिक क्या है आगे, आर प्रोन टू, शिवालिक आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स। बोलते शिवालिक्स जो रेंजेस है ना, हिमाद्री है, शिवालिक्स है, ये जो रेंजेस है हिमालयस है, इनमें से शिवालिक में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड होती है। क्यों? बोलते क्योंकि वहां के जो पत्थर है ना वो लूज है, रॉक मटेरियल जो है वो बहुत ढीला है वहां का, तो थोड़ा सा हवा तूफान बारिश आती है तो वहां पे लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक्स होते हैं। तो क्या बोलोगे? शिवालिक्स आर कंपोज ऑफ लूज रॉक मटेरियल्स, ऐसे बोलो। शिवालिक्स आर कंपोज ऑफ लूज रॉक मटेरियल, रॉक मटेरियल। याद करो यार, याद करो। हाँ कौन सा? अब ना तुम दो चैप्टर, जब 2 चैप्टर हो जाए करें फिर 2 के इकट्ठे टेस्ट दो। कौन सा करोगे? ऐसा करो इन तीनों को रिवाइज करो, कल टेस्ट दो, तीनों मुझे सुनाने हैं। आइस नहीं आया? टू 3D4 लिखा है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में 3s2 3p4 आया है, अगर n3 है किस चीज का है ये? द एलिमेंट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो n गिवन है, तो n यहाँ पे आ जाएगा 3s2 3p4, लेकिन यहाँ पे गिवन है 3d2 3d4, d नहीं आएगा। आउटर है ना ये? गलत है ये, यहाँ पे आना था 3s2 3p4। नहीं, ये कुछ थर्ड पीरियड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 है, ये गलत है। दोनों ही dd कैसे हो सकते हैं? सिंस द लास्ट इलेक्ट्रॉन सेंटर p देयरफॉर द एलिमेंट बिलोंग्स टू द p, dd लिख के p को बिलोंग करा रहे हैं, बताओ। कैंसिल, गलत है।